उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद देखते हैं हम लोग। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना। 215 उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में। 216 में उच्च न्यायालय का गठन। 17 में देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति एवं अर्हताएं। 218 उच्च न्यायालय में लागू। उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से समेत कुछ प्रावधानों का लागू होना। 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण। 220 में अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। 221 न्यायाधीशों के वेतन भत्ते इत्यादि। 222 किसी न्यायाधीश के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 ए उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। 226 कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। 226 ए इसमें है 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिकता पर विचार नहीं किया जाना, ये निरस्त किया जा चुका है। 227 देखिए उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। 228 उच्च न्यायालय में कुछ मामलों का स्थानांतरण। 228 ए निरस्त किया जा चुका है। 229 पदाधिकारियों और सेवकों एवं उच्च न्यायालय के व्यय। 230 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि वेतन भत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ता जो है राज्य की संचित निधि से, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। देखिए देश में कौन कौन से उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय पीठ की अवस्थिति एवं क्षेत्राधिकार। देखिए 1862 में 3 कोलकाता, मुंबई और मद्रास में स्थापित किया गया 1862 में। अब महत्वपूर्ण है कि किसका मुख्यालय जो है, क्षेत्राधिकार जो है कहाँ कहाँ है, और मुख्य पीठ जो है वो राजधानी से बाहर है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। कलकत्ता पश्चिम बंगाल का कलकत्ता में है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ है इसका, और इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी है, और इसी के कारण पोर्ट ब्लेयर में इसका खंडपीठ है। मुंबई का में देखिए महाराष्ट्र का मुंबई में है उच्च न्यायालय, और यहाँ महाराष्ट्र के अतिरिक्त दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव और साथ ही गोवा, इसका भी क्षेत्राधिकार है। हेडक्वार्टर इसका जो है मुख्य पीठ जो है मुंबई में है, इसके अतिरिक्त नागपुर, पणजी, औरंगाबाद में खंडपीठ है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि गोवा इसके अंदर में है इसलिए पणजी में खंडपीठ है, इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में ही नागपुर और औरंगाबाद में खंडपीठ है। तमिलनाडु का मद्रास उच्च न्यायालय, इसके अतिरिक्त पुडुचेरी का भी क्षेत्राधिकार है। कर्नाटक बंगलुरु में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का, इसका महत्वपूर्ण है कि लखनऊ में खंडपीठ है, प्रयागराज में मुख्यालय है और लखनऊ में खंडपीठ है। यहाँ खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो लखनऊ में मुख्य पीठ नहीं है, लखनऊ में खंडपीठ है, मुख्य पीठ है प्रयागराज में। बिहार का देखिए 1916 में स्थापित हुआ पटना में। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह, यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का क्षेत्राधिकार है। मध्य प्रदेश का देखिए जबलपुर में है मुख्य पीठ, इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और भोपाल में इसका उच्च न्यायालय नहीं है, उच्च न्यायालय स्थित है जबलपुर में, और इसके अतिरिक्त इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ है। पंजाब हरियाणा दोनों का चंडीगढ़ हो जाता है। इसके अतिरिक्त गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है असम में है। खास बात है कि असम की राजधानी गुवाहाटी नहीं है,
असम की राजधानी दिसपुर है। असम के अतिरिक्त नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का खंडपीठ, अरुणाचल प्रदेश का पर इसका क्षेत्राधिकार है, इसलिए नागालैंड की राजधानी कोहिमा, उसके अतिरिक्त जो है इम्फाल, अगरतला में खंडपीठ है। ओडिशा का देखिए कटक में है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, लेकिन इसका हाई कोर्ट जो है वो कटक में स्थित है। राजस्थान, जयपुर राजधानी है, लेकिन जयपुर में खंडपीठ है, मुख्य पीठ जो है वो जोधपुर में स्थित है। आंध्र प्रदेश का अमरावती। केरल के अतिरिक्त लक्षद्वीप का पर भी क्षेत्राधिकार है, एर्नाकुलम में है। गुजरात का जो है अहमदाबाद में है। इसके अतिरिक्त देखिए 2000 में 3 बने राज्य, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ का है बिलासपुर, राजधानी रायपुर है लेकिन बिलासपुर में है। उत्तराखंड का नैनीताल में है, झारखंड का रांची में, मेघालय का शिलोंग में, मणिपुर का इम्फाल, त्रिपुरा का अगरतला, तेलंगाना का हैदराबाद। 8 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। और विशेष देखिए 6 उच्च न्यायालय की एक स्थायी खंडपीठ है, इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी मध्य प्रदेश, मद्रास और राजस्थान। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ बेंगलुरु की 2 सर्किट खंडपीठ है, धारवाड़ और गुलबर्गा। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन 1866 में हुआ था। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू किया जाता है कौन सा रिट? प्रतिषेध। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं हुए। केंद्र राज्य संबंध से प्रावधान देखिए। भारत की संघीय शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से प्रेरित है। किस सूची के विषय पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है? समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर केंद्र सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों। केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में वर्णित है। केंद्र राज्य संबंधों पर 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन तमिलनाडु के द्वारा किया गया था। संघ सूची में किए गए संशोधन। 6ठे संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 कम जोड़ी गई, जिसका विषय क्या है? समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतरराज्यिक क्रय और विक्रय पर कर। 7वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है? 56 में प्रविष्टि संख्या 33 का लोप किया गया, जो विषय था केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। उसी तरह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रविष्टि 2 क जोड़ी गई, जिसका संबंध है राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 1982 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 ख जोड़ी गई। इसका संबंध अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के पारेषण पर कर से है। 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 ग जोड़ी गई। इसका संबंध सर्विस टैक्स सेवा कर से था। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन संसदीय कानून के द्वारा किया गया। अंतरराज्यीय परिषद का उपबंध संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापन पर कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 245, 246 में, 245, 46 में। अंतरराज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया वसूला जाता है, जबकि संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सरकारिया आयोग का गठन मार्च 1983 में किया गया था। सरकारिया आयोग। केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए
ट्रिब्यूनल की स्थापना कर सकती है। संघीय कर देखिए आपके सामने है लिस्ट। संघ सूची में प्रविष्टि 82 से 92A। आयकर, सीमा शुल्क। आयकर में ध्यान रखिए कृषि आयकर को छोड़कर, कृषि आय को छोड़कर शेष जो है आय पर कर संघीय कर है। सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित। तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद कर, एल्कोहलिक पेय पदार्थ, अफीम, गांजा, मादक औषधि, मादक पदार्थों को छोड़कर। कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर, कॉरपोरेट इनकम टैक्स भी कहा जाता है, CIT। ये आयकर जो है पर्सनल इनकम टैक्स। व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों के पूंजी पर कर, कृषि भूमि को छोड़कर। संपदा शुल्क, एस्टेट ड्यूटी, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर। संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर। रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर। ये सभी संघीय कर हैं। इसके अतिरिक्त देखिए संघीय कर स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार, फ्यूचर मार्केट्स के संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर। इसके अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापन पर कर। समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर। अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान, अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान माल के पारेषण पर कर, सेवाओं पर कर। ये सभी जो है संघीय कर हैं। राज्य कर देखिए सूची है आपके सामने। राज्य सूची प्रविष्टि 45 से 63। भू राजस्व या लगान, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, भूमि तथा भवनों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर। ये सभी राज्य कर हैं। शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य उत्पादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद कर जो है ये सभी राज्य कर हैं। स्थानीय उपयोग एवं विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर, विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर। ये सभी जो कर की सूची है ये राज्य कर हैं। इसके अतिरिक्त देखिए राज्य कर रेडियो या दूरदर्शन के विज्ञापन पर कर, सड़क या अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों पर कर, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर, जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर, टोल टैक्स, पथ कर या मार्ग कर, व्यापार व्यवसाय या रोजगार पर कर, प्रति व्यक्ति कर, कैपिटेशन टैक्स, विलासिताओं, मनोरंजन, जुआ, बोली लगाना, इन पर कर, स्टाम्प शुल्क, संघीय सूची में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेज पर। ये सभी कर जो हैं राज्य सूची की प्रविष्टि हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? अनुच्छेद 265 में। सरकार या आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए किया गया था। अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन 18 मई 1990 को किया गया था। आयोग तथा समिति केंद्र राज्य संबंधों के लिए विभिन्न समय में बनाई गई समिति देखिए। राजमन्नार समिति 1969 में, अध्यक्ष DPV मन्नार। सरकारिया आयोग, इसके अध्यक्ष थे रंजीत सिंह सरकारिया 1983 में। प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई। शीतलवाड़ा समिति MC शीतलवाड़। पुंछी आयोग मदन मोहन पुंछी। ये सभी समिति जो है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। राजमन्नार समिति ने सुझाव दिया था
कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिए जाए। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 256 से 263 के मध्य किया गया है। अंतरराज्य परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 में किया गया है। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतरराज्य जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया है। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतरराज्य परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। संघ राज्य संबंध देखिए, भाग 11-12 अनुच्छेद 245 से 293, 245 से 293। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध। इसमें विभिन्न अनुच्छेदों में किन किन अनुच्छेदों में ये हैं, इसका विवरण दिया गया है आगे। इन सब अनुच्छेदों को आप देख सकते हैं। इसमें वही है, ये विधायी हो गया और ये जो है प्रशासनिक। और ये केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध। आपात उपबंध देखते हैं हम लोग। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है। अब तक की आपात की घोषणाएं कब कब की गई? अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है और 3 बार जो प्रयोग किया गया है उससे संबंधित तथ्य देखिए। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई थी। इसका कारण क्या था? सितंबर 1962 में चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसका नाम वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश है। आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत भारत सरकार का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। भारत में वित्तीय आपात अब तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति मूल अधिकार के कार्यान्वयन को अनुच्छेद 359 के अंतर्गत स्थगित कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के प्रावधानों को छोड़कर। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन 1 माह के अंतराल में होना आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पंजाब में लागू किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष तक के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव 352 के अंतर्गत, 356 के अंतर्गत और 360 के अंतर्गत। 352 ये राष्ट्रीय आपात हुआ, 356 ये राज्य आपात यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन, और 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात। अब तीनों से संबंधित देखिए प्रभाव इसका। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ तथा राज्यों की मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है।
यानी इस दौरान जो शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्य के मध्य, तो राज्य सूची के विषय पर भी संघ को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। अब तक राष्ट्रीय आपात का प्रयोग 3 बार किया गया है। राज्य आपात यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती हैं और शक्तियों के विभाजन भी समाप्त हो जाता है। भारत का शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। वित्तीय आपात अब तक एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया है। वित्तीय आपातकाल में संघ तथा राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। वित्त आयोग से संबंधित उपबंध देखिए। वित्त आयोग की संरचना, अध्यक्ष होता है जो कि सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 4 सदस्य देखिए कौन कौन सदस्य होते हैं इसमें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति, सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति और आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति। अध्यक्ष के अतिरिक्त ये 4 सदस्य होते हैं जिनका स्पेशलाइजेशन ये दिया हुआ है, स्पष्ट है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष भारत का राष्ट्रपति रखवाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं। भारत का वित्त आयोग देखिए अब तक कौन कौन से थे। इसमें सबको ध्यान रखना आपको जरूरी नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिए और इनका फेज ध्यान रखिए। और इसके अतिरिक्त पहला कब गठित किया गया? 1951 में। अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। इनकी अनुशंसा लागू किन वर्ष में की गई? 1952 से 57 के बीच। उसी तरह देखिए वर्तमान में जो है 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया था 2017 में। इसके अध्यक्ष NK सिंह थे और इनकी जो सिफारिश है वो लागू किए जाने के वर्ष है 2020 से 25 के बीच। तो यहाँ पर आपको 14वां भी ध्यान रखना है। 14वां का गठन किया गया 2013 में। अध्यक्ष थे YV रेड्डी। 2015 से 2020 के बीच इसका लागू हुआ। इसके अतिरिक्त देखिए विजय केलकर, C रंगराजन, AM घोष, केसी पंत, NKP साल्वे ये सभी अध्यक्ष रहे हैं। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध वित्त आयोग की संस्तुति पर निर्धारित होते हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र और राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना है। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों का समाधान वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। भारत के समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करने का प्राधिकरण जो है वित्त आयोग है। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान एवं संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए किया जाता है। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को वित्त आयोग द्वारा विनियमित किया जाता है। 15वें वित्त आयोग की संरचना देखिए। अध्यक्ष थे NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। गठन किया गया नवंबर 2017 में गठन किया गया। इनकी अनुशंसा 2020 से 2025 के लिए लागू है। और देखिए सदस्य देखिए शक्तिकांत दास, डॉक्टर अनूप सिंह, अशोक लाहिड़ी, रमेश चंद्र, अरविंद मेहता और अजय नारायण झा। अब हम लोग नीति आयोग देखते हैं। नीति आयोग का गठन जो है योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। तो पहले योजना आयोग का इंट्रोडक्शन देखिए। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। योजना आयोग
की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसलिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि 1950 में गठित की गई थी। 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। योजना आयोग के समान ही नीति आयोग का भी अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। संरचना देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल और जिन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। सदस्य पूर्णकालिक। उसके अतिरिक्त अंशकालिक सदस्य देखिए, अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थान तथा अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालीन सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। पदेन सदस्य में देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं सीईओ के रूप में। इसका सचिवालय जो है आवश्यकता के अनुसार स्थापित होगा। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1954 में। एनडीसी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्रदान किया गया है। नीति आयोग देखिए, नीति NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को। पूर्ववर्ती संस्था योजना आयोग के स्थान पर। अधिकार क्षेत्र भारत सरकार। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली। उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। वेबसाइट नीति.gov.in। नीति आयोग और राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य एनडीसी करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है, यह कथन के संथानम का है। वरीयता क्रम देखिए, 1 नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे में प्रधानमंत्री, चौथा में अपने अपने राज्यों में राज्यों के राज्यपाल, 5वां में पूर्व राष्ट्रपति, 5 क में उप प्रधानमंत्री, 6 में भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष दोनों पैरेलल हैं, 7 में संघ के कैबिनेट मंत्री अपने अपने राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता। ये सभी पैरेलल प्रोटोकॉल में हैं, एक समान पद क्रम में हैं। फिर से ध्यान से देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री यानी कि राज्य में अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये सभी एक पद क्रम में हैं। उसके नीचे जस्ट 7 क में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 8वां है अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल। वैसे राज्यों का राज्यपाल देखिए यहाँ था अपने अपने राज्य में 4थे नंबर पर, लेकिन राज्य से बाहर 8वें नंबर पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 9 नंबर पर, जबकि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है ये 6 नंबर पर थे, जबकि न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश 9 नंबर पर। 9 क में है यूपीएससी के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के CAG, ये सभी 9 क में हैं। 10 नंबर में राज्यसभा के उपसभापति। अब हम लोग निर्वाचन आयोग देखते हैं। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखिए 324, 325, 326, 327, 328। ये सभी अनुच्छेद जो हैं निर्वाचन से संबंधित हैं। उसके अतिरिक्त 329 और 329 का निरस्त किया जा चुका है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? दल के आंतरिक चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। सांसदों के अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संसद द्वारा न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार विधिक अधिकार है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता 1985 में प्रदान की गई। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन से है। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन के कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। निर्वाचन आयोग को 1989 और 1993 1989-1993 में 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित किया गया था। निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति के द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। यह अधिसूचना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। प्रमुख आयोग देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। भारत के प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा की गई थी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग द्वारा दी गई थी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू। मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। मानवाधिकार आयोग की संरचना देखिए। अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त सदस्य होते हैं, तो देखिए पहले सदस्य उच्चतम न्यायालय के कार्यरत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश में से हो सकते हैं। दूसरा उच्च न्यायालय के कार्यरत और सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश में से हो सकते हैं। और तीसरा सदस्य मानवाधिकार से संबंधित कार्य अनुभव अथवा विशेष जानकारी देने वाले 2 व्यक्ति हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त पदेन सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। कौन कौन होते हैं पदेन सदस्य? ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त। ये सभी जो हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के
सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। इनका चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष तथा एक प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी सम्मिलित थे। न्यायविद देखिए, जस्टिस दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी, अजय कुमार त्रिपाठी। और गैर न्यायविद सदस्य लोकपाल के प्रथम जो लोकपाल था उसके अध्यक्ष तो पिनाकी चंद्र घोष। इसके अतिरिक्त जो सदस्य हैं, न्यायविद सदस्य और गैर न्यायविद सदस्य, इनका नाम देखिए यहाँ पर दिया गया है। राजनीतिज्ञों तथा अपराधियों की साठगांठ की जांच करने वाली समिति वोहरा समिति थी। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक 1968 में प्रस्तुत किया गया था। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317। किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस नीति पर भारित होते हैं? राज्य की संचित निधि पर। यानी किसी भी राज्य का लोक सेवा आयोग जो होता है, स्टेट पीसीएस, उसका व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोकपाल संस्था के अध्यक्ष के अतिरिक्त, लोकपाल संस्था जो है उसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 सदस्यों की नियुक्ति होती है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकपाल। और हम लोग देखते हैं राजभाषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया। 8वीं अनुसूची में 2003 में 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिसके बाद कुल भाषाओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई, जबकि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी मात्र। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं देखिए, कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। सबसे अंत में 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 2003 में। और देखिए इसमें जो 22 भाषाएं हैं, इसमें खास बात यह है कि अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी शामिल नहीं है। अब थोड़ा सा एक बार ध्यान दे दीजिए कौन कौन भाषाएं हैं। ये सभी अल्फाबेटिकल क्रम में हैं। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी। ए से असमिया, बी से बंगला, उसके बाद जी गुजराती, एच से हिंदी, के से 3 भाषा है देखिए, कन्नड़, कश्मीरी और कोंकणी। एम से 3 भाषा है, मलयालम, मणिपुरी, मराठी। एन नेपाली, ओ से ओडिया, पी से पंजाबी, एस से संस्कृत और सिंधी। टी से देखिए तमिल, तेलुगु। यू से उर्दू। उसके बाद ये 4 जो हैं, ये 4 सबसे बाद में जोड़ी गई 2003 में। ये हैं डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? अनुच्छेद 350 क में। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 2003 में शामिल किया गया। 4 भाषा था, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये जोड़े गए थे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। इसके पहले देखिए 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई थी। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित है।
भारत में अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। किन भाषा को कब कब प्रदान किया गया, तो एग्जैक्ट ईस्वी याद रखना जरूरी नहीं, लेकिन पहला सबसे पहले कौन शामिल किया, किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तमिल को देखिए 2004 में, उसका संस्कृत 2005, फिर तेलुगु कन्नड़ 2008 में, 2013 में मलयालम और 2014 में ओडिया। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद देखिए 343 संघ की राजभाषा, 344 राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषा देखिए 345 में राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं, 346 एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा, 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोले जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान 347 में किया गया है। इसके आगे देखिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा 348-49 में प्रावधानित है। 348 क्या है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में साथ ही अधिनियमों और विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 349 भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। विशेष विनिर्देश देखिए 350 और 351 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। 350 में है शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा। 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाएं। 350 भी भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष पदाधिकारी, ये ध्यान रखिए विशेष रूप से। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश। 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जीबी पंत, इनके अध्यक्षता में गठित की गई थी। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से हो सकता है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बंगाली, पहली हिंदी। स्थानीय स्वशासन देखिए पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित प्रावधान। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य 11वीं अनुसूची में वर्णित हैं। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायत चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की संस्तुति की थी। पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में 1993 में प्रावधान किया गया। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समिति देखिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई थी। अशोक मेहता समिति 1977, जीवी के राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, संथानम समिति 1962, सादिक अली समिति 1964। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति ML सिंघवी समिति ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। किन राज्यों में पंचायत समितियां तथा जिला परिषद को भी करारोपण की शक्ति दी गई है? गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में। ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? प्रशासनिक प्राधिकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में
शक्ति का विकेंद्रीकरण एवं लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। 11वीं अनुसूची देखिए, अनुच्छेद 243(6) 243(g) और 12वीं अनुसूची अनुच्छेद 243(w). 11वीं अनुसूची में क्या है? इसमें पंचायतों की शक्तियां तथा उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस अनुसूची में 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची देखिए, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां तथा उत्तरदायित्व बताए गए हैं। इसमें कुल 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं देखिए, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। 1 स्तरीय होगा तो ग्राम पंचायत, जहां 2 स्तरीय है तो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, जहां त्रिस्तरीय है तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जहां 4 स्तरीय है तो ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। लेकिन मेन जो है फोकस त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय में देखिए, पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो 1 स्तरीय देखिए, केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, इनमें 1 स्तरीय है। और 4 स्तरीय सिर्फ पश्चिम बंगाल में है। इसके अतिरिक्त देखिए 2 स्तरीय असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा। और त्रिस्तरीय संरचना देखिए, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संरचना जो है ग्राम पंचायत, तालुका समिति और जिला परिषद है। और खास बात यह है, एक महत्वपूर्ण तथ्य, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजाति परिषदें कार्यरत है। यानी कि मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इनमें पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य है देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। भारत के किस राज्य में पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? केरल में। अनुसूचित जनजातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? अरुणाचल प्रदेश। किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य विशेष की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों की संस्तुति राज्य वित्त आयोग द्वारा की जाती है। नगर पालिका का प्रावधान जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को प्रोत्साहित करता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम स्वशासन की व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है। राज्य वित्त निगम का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(i) के अंतर्गत किया गया। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। किसी भी बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने तथा क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों को है। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज से संबंधित समितियां संवैधानिकरण के बाद देखिए अध्यक्ष हैं और कब गठित की गई। पंचायती राज संस्थानों के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स, इसका अध्यक्ष ललित माथुर। निम्नतम ग्रॉस रूट स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह का अध्यक्ष वी रामचंद्रन। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने के कार्यदल का अध्यक्ष श्रीमती राजवंत सिंधु। DRDA
के पुनर्गठन के लिए गठित समिति। वी रामचंद्रन, आम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति मणिशंकर अय्यर की अध्यक्षता में गठित की गई 2012 में। संविधान संशोधन प्रक्रिया देखिए। संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है। भारतीय संविधान के संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध देखिए, जो कि साधारण बहुमत से ही संशोधन हो सकते हैं। अनुच्छेद 2, 3, 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ में नए राज्य को शामिल कर सके और राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके, और ये काम साधारण बहुमत से हो सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 75, 97, 125, 165(5) और 221(2) द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 105(3) संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 106 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 120(2) संसद द्वारा किसी नई भाषा के न किए जाने पर 15 वर्ष के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। इन सब में संशोधन जो है साधारण बहुमत से ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त देखिए, इन सब में भी साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 229 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन का प्रावधान करता है। कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था। संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति। इसमें यह अवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने पर तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। इन सब में संशोधन जो है साधारण बहुमत से ही किया जा सकता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बना। 99वें संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। संविधान का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लगाया गया। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित है? कुछ राज्यों में किए गए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण से। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक का। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। भारतीय संविधान के संशोधनों में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तक सीमित किया गया? 91 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। विशेष बहुमत एवं राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन कौन कौन से देखिए? अनुच्छेद 54, 55, 73, 162 यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इन सब में जो है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा ही संशोधन हो सकता है। इसके अतिरिक्त विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले कुछ और देखिए विषय जिसमें कि संशोधन हो सकता है। वह है अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। इसके अतिरिक्त संघ की न्यायपालिका, राज्य के उच्च न्यायालय, संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध और 7वीं अनुसूची के किसी सूची में संशोधन और संसद के
में राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुसूची 4 में, इन सब में संशोधन जो है तभी संभव है जब विशेष बहुमत हो और राज्यों का अनुसमर्थन हो। और इसके अतिरिक्त संविधान संशोधन जो है 368 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जाता है, और खुद इसमें भी अनुच्छेद 368 में भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भी संशोधन जो है उसके लिए विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। और एक तथ्य आपको बताते हैं, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। देखिए भारत के राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल, राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल देखिए। पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। और देखिए क्रम से 14 नंबर अभी जो वर्तमान में है रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से अब तक हैं उत्तर प्रदेश मूल के प्रथम राष्ट्रपति। और देखिए इसके अतिरिक्त जो है भूतपूर्व जो हैं राष्ट्रपति, अभी प्रणब मुखर्जी जी का हाल ही में निधन हो गया, यानी कि जीवित एकमात्र हैं प्रतिभा पाटिल। इसके अतिरिक्त सारे भूतपूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हो चुकी है। और इसी में देखिए कई तथ्य हैं। एक तो विशिष्ट तथ्य इधर दिया गया है, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये उपराष्ट्रपति भी रहे थे, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। यानी कि जब तक राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे तब तक राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे। इनके मरने के बाद जो है ये राष्ट्रपति बने। उसके बाद जाकिर हुसैन कार्यकाल में मृत्यु, वराहगिरी वेंकटगिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, ये उपराष्ट्रपति थे। इनके बाद जो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि मुख्य न्यायाधीश थे, वो राष्ट्रपति के कार्यभार संभाला इन्होंने। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीते वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकटगिरी। इसके बाद देखिए निर्विरोध निर्वाचित नीलम संजीव रेड्डी 1977 में, जबकि 1969 में ये पराजित हुए थे। ज्ञानी जैल सिंह 82 में बने प्रथम सिख राष्ट्रपति, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम बंगाली राष्ट्रपति। एपीजे अब्दुल कलाम प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले एच.जे. कानिया, हीरालाल जे कानिया 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक ये हमारे पहले सीजीआई थे, पहले सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। इसी तरह देखिए लगातार क्रमवार है। 26वें नंबर पर एम किदवई 1997 तक रहे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सबसे पहले सुकुमार सेन, प्रश्न उठता है प्रथम। ये पद धारण किया 21 मार्च 1950 से रहे 19 दिसंबर 1958 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है सुकुमार सेन। भारत के प्रधानमंत्री की सूची देखिए, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और मृत्यु तक ये प्रधानमंत्री रहे, यानी कि इनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हुई है। इसके बाद देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री, इनकी भी कार्यकाल में मृत्यु हुई। इंदिरा गांधी की भी कार्यकाल में मृत्यु हुई। सबसे अधिक आयु तथा प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया, यह है मोरारजी देसाई, प्रधानमंत्री के रूप में इनकी खासियत। चौधरी चरण सिंह
एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद के किसी सदन में शामिल नहीं हुए। इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान हत्या की गई। लाल बहादुर शास्त्री प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हुई। इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री, यानी कि 24 जनवरी 1966 को भारत में बनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने, मात्र 40 वर्ष की आयु में। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ना पड़ा। पीवी नरसिंह राव प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी का जो पहला कार्यकाल था वो सबसे छोटी अवधि का था, मात्र 17 दिन। अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। मनमोहन सिंह भारत में उदारीकरण के जनक। ये जनक इसलिए कहे जाते हैं, उदारीकरण तो किया गया नरसिम्हा राव के समय में, लेकिन इस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। नरेंद्र मोदी प्रथम मुख्यमंत्री जो सीधे प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी एक कार्यकाल पूरा करके लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1967 से 1947 से 64 तक, सबसे लंबे समय अवधि तक रहे ये जवाहरलाल नेहरू। सबसे छोटा कार्यकाल मात्र 17 दिन का रहा अटल बिहारी वाजपेयी का 1996 में प्रथम कार्यकाल। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 बार, इंदिरा गांधी 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार, मनमोहन सिंह 2 बार, नरेंद्र मोदी 2 बार। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए, 371A नागालैंड, 371B असम, 371C मणिपुर, 371D आंध्र प्रदेश तेलंगाना, 371E आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, 371F सिक्किम, 371G मिजोरम, 371H अरुणाचल प्रदेश, 371I गोवा, 371J कर्नाटक। जनजातीय क्षेत्र देखिए विभिन्न राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में कौन कौन से जनजातीय क्षेत्र हैं। मेघालय में देखिए गारो, खासी और जयंतिया 3 हैं। मिजोरम में चकमा और मारा जिला। और फिर इसमें देखिए असम में दिमा हसाओ, कार्बी आंगलांग और बोडोलैंड। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष का निवास स्थान देखिए क्या कहलाता है। रूस के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्रेमलिन, कनाडा के प्रधानमंत्री का 24 ससेक्स ड्राइव, भारत के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का 10 डाउनिंग स्ट्रीट। उसी तरह देखिए ब्रिटेन के महारानी का बकिंगहम पैलेस, जर्मनी के चांसलर का फेडरल चांसलर, उसी तरह पाकिस्तान के राष्ट्रपति का एवान ए सदर, नेपाल के नरेश का आवास नारायण हिती, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का द लॉज, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का ब्लू हाउस, अमेरिका के राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस, फ्रांस के राष्ट्रपति का एलसी पैलेस। विभिन्न रेगुलेटरी बॉडीज देखिए स्थापना कब हुई और किस क्षेत्र से संबंधित है। इरिडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा नियामक, विनियामक एवं विकास प्राधिकरण 1999 में। सेबी की स्थापना 1992 में शेयर बाजार से संबंधित। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2003 में व्यापार प्रबंधन से संबंधित। ट्राई भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 1997 में। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड 2006 में। केंद्रीय विद्युत नियामक बोर्ड 2003 में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड 1983 में।
पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण 2003 में, हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी 2016 में, प्रसार भारती 1997 में रेडियो और दूरदर्शन से संबंधित है। देश के अर्धसैनिक या सुरक्षा बल देखिए, मुख्यालय कब कहाँ है, स्थापना कब हुआ, उद्देश्य क्या था स्थापना का। ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस 1962 में स्थापित, मुख्यालय नई दिल्ली, भारत तिब्बत सीमा की निगरानी के लिए। असम राइफल्स 1835 में, मुख्यालय शिलोंग, पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए। शेष जो इधर है सभी का मुख्यालय देखिए नई दिल्ली में है। CRPF 1939 में, आंतरिक सुरक्षा के लिए। RAF रैपिड एक्शन फोर्स त्वरित कार्यवाही बल 1992 में, सांप्रदायिक दंगा नियंत्रण के लिए। SSB सशस्त्र सीमा बल 1963 में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए। BSF 1965 में, भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा के लिए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF 1969 में, PSU की सुरक्षा के लिए। NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड 1984 में, देश में आतंकवादी हमले से सुरक्षा के लिए। होम गार्ड्स 1946 में, नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगे के नियंत्रण के लिए। RPF रेलवे सुरक्षा बल 1957 में, रेल यात्रियों, रेल परिसंपत्तियों तथा रेलवे परिक्षेत्र की सुरक्षा के लिए। SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप विशेष सुरक्षा समूह 1988 में, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री व उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए। मार्कोस मरीन कमांडो फोर्स 1987 में, नौसैनिक बल से संबंधित। प्रमुख देशों के सर्वोच्च सम्मान देखिए, नागरिक सम्मान। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ब्रिटेन का जॉर्ज क्रॉस, फ्रांस का द लीजियन डी ऑनर, कनाडा का द ऑर्डर ऑफ मेरिट, बेल्जियम का ऑर्डर ऑफ द क्राउन, मैक्सिको का द ऑर्डर ऑफ एस्टेक ईगल, जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। प्रमुख संस्था, उसके सदस्य संख्या देखिए, किसमें कितनी सदस्य संख्या होती है। संविधान सभा में गठन के समय कुल सदस्य संख्या 389 था, जिसमें 292 सदस्य प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा में सीटों की संख्या घटकर 299 रह गई, क्योंकि 90 सीटें पाकिस्तान की विधानसभा में चली गई संविधान सभा में। उसी तरह देखिए, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, 530 राज्यों से, 20 केंद्रशासित प्रदेश से और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। वर्तमान में 545 है, क्योंकि शेष 7 सीटें जो हैं पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र के लिए निर्धारित हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, 238 राज्यों से बाहर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में ये संख्या 250 के स्थान पर 245 है मात्र। विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है, वर्तमान में सर्वाधिक है 404 उत्तर प्रदेश में, 294 पश्चिम बंगाल में, 288 महाराष्ट्र में और 243 बिहार में। विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 हो सकती है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि गोवा 40 सीट है, मिजोरम 40 सीट है, सिक्किम 32 सीट है, पुडुचेरी 30 सीट है। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों का 1/3 हो सकता है। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है। विधान परिषद वाले राज्य देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश की संख्या 34 से वर्तमान में हो सकती है, 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश 80। लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य हैं 1-1 सदस्य, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। उसके अतिरिक्त कुछ केंद्रशासित प्रदेशों में है, लेकिन दिल्ली और दादरा नगर हवेली, दमन दीव को छोड़कर शेष में 1-1 लोकसभा सदस्य हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है 31। राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य 1-1 सदस्य हैं, गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल और पुडुचेरी में। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 है, जबकि मूल संविधान में 14 थी, बाद में जोड़े गए। गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य संख्या सदन के कुल सदस्य का 1/10 भाग। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के लिए। प्रमुख आयोग और समिति देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में,
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य का समावेश किया गया। इसकी सिफारिश पर सरकारी आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों पर अनुशंसा की थी। धर आयोग, इसके धर आयोग 1947-48 में गठित राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, सिफारिश का मुख्य बिंदु था। जेवीपी समिति, जवाहर वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों का नाम के पहला अक्षर से लेकर ये समिति बनी है। राज्य के पुनर्गठन देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि के आधार पर किया जाए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में गठित किया गया। उसके सदस्य थे फजल अली, हृदयनाथ कुंजू और के.एम. पानिकर। इसकी सिफारिश में राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया गया और इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। लोक लेखा समिति, इसके कुल सदस्य 22 होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से। इसका मुख्य कार्य भारत के लोक लेखा तथा सीएजी के रिपोर्ट का निरीक्षण करना है। एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति, कुल सदस्य 30, सभी लोकसभा से। प्रशासनिक दक्षता तथा मित व्ययिता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव और संसद में प्राक्कलन का सुझाव। जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य इसमें होते हैं। यह एक एडहॉक कमेटी है। कोठारी आयोग 1976 में गठित, टीएस कोठारी की अध्यक्षता में भारतीय उच्च सिविल सेवा की परीक्षा तथा भर्ती संबंधी नीतियों और विधि से संबंधित है। नियोगी आयोग 1946 में गठित, केसी नियोगी की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन का अनुशंसा किया। बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की संस्तुति की। वी.एम. तारकुंडे समिति 1974 में चुनाव सुधार, मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना, चुनाव प्रचार में सरकारी धन और तंत्र का उपयोग न करना आदि अनुशंसा की। पुंछी आयोग मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में 2007 में गठित, केंद्र राज्य के बीच संबंध के विषय में गठित की गई थी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में गठित, इसका अध्यक्ष वीरप्पा मोइली 2009 में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिए और इसके बाद वी रामचंद्रन इसके अध्यक्ष बनाए गए। राष्ट्रपति द्वारा चयनित पदाधिकारी, प्रधानमंत्री, यह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद 75 है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष। शपथ ग्रहण किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। उसी तरह मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 124 के तहत निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद 124(1) अधिकतम आयु 65 वर्ष। शपथ ग्रहण किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को सौंपता है। ये सभी जो पदाधिकारी हैं राष्ट्रपति द्वारा चयनित हैं और देखिए त्यागपत्र भी सभी राष्ट्रपति को सौंपते हैं। न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के इनका निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद है 124(1) अधिकतम आयु 62 वर्ष। शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल का प्रावधान है अनुच्छेद 153 में। निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद है 155। न्यूनतम आयु 35 वर्ष। शपथ ग्रहण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त। निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद 324(2) अधिकतम आयु 65 वर्ष। महान्यायवादी, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, इन सबका जो है अधिकतम आयु वित्त आयोग के अध्यक्ष तक 65 वर्ष है। और इनका देखिए अनुच्छेद महान्यायवादी 76 में, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष 315, सदस्य 315, वित्त आयोग 280। विभिन्न आयोग तथा उसका मुख्यालय, गठन वर्ष और जो है उसकी प्रकृति कैसी है। जैसे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मुख्यालय भोपाल में है, 2010 में गठित न्यायिक संस्था है। राष्ट्रीय न्याय अकादमी मुख्यालय भोपाल में है, 1993 में गठित वैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय नई दिल्ली, 1995 में गठित संस्थागत है यह। केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण नई दिल्ली में है, मुख्यालय न्यायिक संगठन है ये। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं जनजाति आयोग मुख्यालय नई दिल्ली, 2004 में पुनर्गठन, दोनों संवैधानिक निकाय हैं।
नीति आयोग 2015 में गठित योजना आयोग के स्थान पर गैर संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग 1951 में गठित अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय है। मानवाधिकार आयोग 1993 में गठित अनुशंसात्मक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में गठित स्वायत्त वैधानिक निकाय है। इन सब का जो है मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग मुख्यालय नई दिल्ली 2007 में गठित वैधानिक निकाय है। उसी तरह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी वैधानिक निकाय है, जिसका गठन 1993 में किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठन वैधानिक निकाय के रूप में, लेकिन अब संवैधानिक निकाय है। 1993 में हुआ था गठन। केंद्रीय सूचना आयोग वैधानिक निकाय है, 2005 में गठित। परिसीमन आयोग अब तक 4 बार गठित हुआ है, स्वायत्त निकाय है। विधि आयोग गैर वैधानिक परामर्शी निकाय है। अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में गठित संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग यह भी संवैधानिक निकाय है, 1905 में ही गठित हुआ था। भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और नागरिकों की शिकायत के निवारण के लिए वैधानिक एवं संस्थागत ढांचा देखिए कौन कौन से हैं। लोक सेवक जांच अधिनियम 1850, भारतीय दंड संहिता 1860, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान 1941, दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जांच आयोग अधिनियम 1952, राजनीतिक नेताओं और प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों के लिए, अखिल भारतीय सेवाएं आचार नियमावली 1968, केंद्रीय सिविल सेवा आचार नियमावली 1964, जेल सेवाएं आचार नियमावली 1966, मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा लोक उपक्रमों के निगरानी संगठन सीबीआई 1963, सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, राज्य सतर्कता आयोग 1964, राज्यों में लोकपाल। इसी तरह विभिन्न देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, भारतीय विधायिका में भागीदारी देखिए निर्वाचित स्थान राज्यों का, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का कितना है राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में। इसमें देखिए कुल स्थान है, राज्यसभा में कुल स्थान दिया गया है, इस तरह लोकसभा में ये कुल स्थान है। फिर इधर आरक्षित एससी के लिए और एसटी के लिए यहाँ भी कुल स्थान आरक्षित एससी और एसटी के लिए। राज्यसभा में कुल स्थान देखिए सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है 31, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र 19, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु 18। उसी तरह लोकसभा में कुल स्थान सबसे अधिक यूपी में 80। उसी तरह राज्य विधानसभा में भी सबसे अधिक यूपी में 80। विभिन्न राज्यों का देख सकते हैं। बिहार में देखिए कितना है 16, राज्यसभा में 16, लोकसभा में 40, जिसमें कि एससी के लिए 6 आरक्षित है, एसटी के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। राज्य विधानसभा में 243 सीट है, जिसमें कि एससी के लिए 48 आरक्षित है और एसटी के लिए 3। इसी तरह अन्य राज्य के शासित प्रदेश सभी का देख सकते हैं। झारखंड का देखिए राज्यसभा में 6 है, लोकसभा में कुल 14, जिसमें कि एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 5 आरक्षित है। उसी तरह राज्य विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं। सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाले 5 राज्य देखिए, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल और बिहार 5वें स्थान पर है। यूपी में सबसे अधिक 31। उसी तरह सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले 5 राज्य देखिए, यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। यूपी में 80 हैं सबसे अधिक, बिहार में 40। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले 5 राज्य देखिए और वही क्रम में सबसे अधिक विधानसभा सीट यूपी में 403, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल 294, महाराष्ट्र 288, चौथे स्थान पर बिहार है 243। समान सीट वाले विधानसभाएं देखिए, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में समान है, 90-90 सीटें हैं। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में 60-60 सीटें हैं। गोवा और मिजोरम में 40-40 सीटें हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे।
विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों की सदस्य संख्या देखिए, और वही क्रम में सबसे अधिक विधान परिषद सदस्य यूपी में 100, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में 75, कर्नाटक में 75 और बिहार में 75। यानी कि देखिए यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बराबर बराबर है 75। भारत का सबसे कम पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र है बनेज, जूनागढ़ संसदीय क्षेत्र, राजस्थान क्षेत्र में। सबसे अधिक पंजीकृत मतदाताओं की संख्या वाला संसदीय क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का उन्नाव। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है लक्षद्वीप, 3000 वर्ग किलोमीटर। अब तक भारत में 3 बार संसद की संयुक्त बैठक आयोजित हो चुकी है। देखिए कब कब, प्रथम, द्वितीय और तृतीय बैठक। देखिए पहला था दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959, इससे संबंध में। दूसरा था बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 के संबंध में। तीसरा था पोटा के संबंध में, और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम के समय नेहरू जी, दूसरे के समय मोरारजी देसाई जी, और तीसरे के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी। वेतन आयोग, पे कमीशन देखिए। प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष श्रीनिवास वरदचार्य नियुक्त किए गए थे 1946 में, रिपोर्ट पेश की 1947 में। उसी तरह 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष देखिए अशोक कुमार माथुर, AK माथुर, 2014 में गठित, 2015 में रिपोर्ट दिया। 6ठे वेतन आयोग का जस्टिस BN त्रिकृष्णा, 2006 में गठित, 2008 में रिपोर्ट पेश किया। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब का देखिए एक समन्वित दृष्टिकोण, एक साथ तुलनात्मक रूप से देखिए। अधिकतम सदस्य लोकसभा में 552, राज्यसभा में 250, विधानसभा में 500, विधान परिषद में राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3। वर्तमान में देखिए 545 लोकसभा में, 245 राज्यसभा में। विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना। सर्वाधिक सदस्य लोकसभा में यूपी से हैं 80, राज्यसभा में भी यूपी से है 31, विधान परिषद में भी यूपी से ही है 100। न्यूनतम सदस्य वाले देखिए, एक सीटें हैं कई राज्य के शासित प्रदेश में। प्रकार क्या है? स्थायी, अस्थायी सदन है। राज्यसभा परमानेंट सदन है, विधानसभा जो है अस्थायी है, और विधान परिषद स्थायी। गठन के संबंध में अनुच्छेद लोकसभा का अनुच्छेद 81, राज्यसभा अनुच्छेद 80, विधानसभा भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212, जिसमें कि गठन संबंधी अनुच्छेद है 170। उसी तरह विधान परिषद 169। सदस्य होने के लिए आयु लोकसभा में 25 वर्ष न्यूनतम, राज्यसभा में न्यूनतम 30 वर्ष, विधानसभा में 25 वर्ष और विधान परिषद में 30 वर्ष। उसी तरह देखिए विशेष कार्यकाल 5 वर्ष का, परंतु पहले भी विघटित किया जा सकता है लोकसभा को, लेकिन राज्यसभा विघटित नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य हर एक दूसरे वर्ष अवकाश लेते हैं, और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यही स्थिति जो है राज्य विधान परिषद के लिए भी है। जो विधानसभा का, राज्यसभा का है, वही विधान परिषद का है। पदाधिकारी लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद में सभापति उपसभापति होते हैं। उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा और विधान परिषद को, जबकि दूसरा जो है लोकसभा और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, और लोकप्रिय सदन भी कहा जा सकता है। और कोरम, गणपूर्ति जो है प्रत्येक में, इन चारों में कुल सदस्य संख्या का 1/10। भारत के प्रमुख पदाधिकारी, निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि
उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अन्य पदाधिकारी देखिए, लोकसभा अध्यक्ष संबंधित अनुच्छेद 89, निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 93, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लोकसभा सदस्यों द्वारा मतदान, निर्वाचन कैसे होता है? शपथ ग्रहण, लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण हो जाता है। त्यागपत्र उपाध्यक्ष को, लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। उसी तरह उपसभापति जो है वो सभापति को देता है, राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सभापति को देता है त्यागपत्र। राज्यसभा सदस्य अनुच्छेद 80 में प्रावधान किया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, इन सब का प्रावधान देखिए। निर्वाचन से संबंधित मुख्यमंत्री का निर्वाचन अनुच्छेद 164, मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है और शपथ ग्रहण भी राज्यपाल के समक्ष और त्यागपत्र भी राज्यपाल को। उसी तरह विधानसभा सदस्य का डिटेल देखिए और विधान परिषद सदस्य का डिटेल देखिए। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जबकि विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जबकि विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारतीय संविधान की अन्य देशों के संविधान से तुलना देखिए। अन्य देश कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और जर्मनी से। यहां भारत का है। भारत विशेषता देखिए, भारत का संविधान लिखित है। इसके अतिरिक्त अमेरिका, जापान और फ्रांस के भी लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान और लिखित है। ठोस लचीला का क्या स्थिति है? भारतीय संविधान मिश्रित स्थिति में है। ब्रिटेन का लचीला है, बाकी अमेरिका के कठोर, रूस का भी कठोर है, जापान, फ्रांस, जर्मनी ये सभी कठोर हैं। संघात्मक क्या एकात्मक? भारतीय संविधान देखिए एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक व्यवस्था है। ब्रिटेन में एकात्मक है, जापान में एकात्मक है, फ्रांस में एकात्मक है, अमेरिका, रूस, जर्मनी में संघात्मक है। इसी तरह संसदीय या अध्यक्षीय, तो भारत में संसदीय लोकतंत्र है, ब्रिटेन में भी संसदीय लोकतंत्र है, जर्मनी में भी संसदीय गणतंत्र है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षीय है, रूस में अर्ध अध्यक्षीय, जापान में संसदीय लोकतंत्र है, फ्रांस में अर्ध अध्यक्षीय अर्ध संसदीय। इसी तरह देखिए गणतंत्र या राजतंत्र, गणतंत्र प्रधान भारत है, ब्रिटेन में संवैधानिक गणतंत्र है, अमेरिका में गणतंत्र, रूस में भी गणतंत्र, जापान में संवैधानिक राजतंत्र, फ्रांस और जर्मनी में गणतंत्र है। राष्ट्रपति की स्थिति देखिए, भारत में नाम मात्र का एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, जबकि अमेरिका में कार्यकारी प्रधान होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। इसी तरह नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, अमेरिका में द्वैत नागरिकता, रूस में द्वैत नागरिकता, जापान, फ्रांस और जर्मनी में देखिए जापान में एकल, फ्रांस में द्वैत और जर्मनी में सैद्धांतिक एकल नागरिकता। ब्रिटेन का संविधान राज्याध्यक्ष वंश परंपरा के आधार पर होता है और लिखित संविधान है, चार्टर, लॉर्ड्स अधिनियम तथा रीति रिवाज व परंपराओं पर आधारित है। 2 सदन है यहाँ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो निम्न सदन है। सम्राट या क्राउन कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अमेरिका का संविधान अध्यक्षीय तथा संघात्मक शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति ही राज्य तथा एवं कार्यपालिका का प्रमुख होता है। दोहरी नागरिकता एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। संघ एवं राज्यों का अलग संविधान। संसद के 2 सदन, प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। जर्मनी का संविधान वर्तमान संविधान 1949 में निर्मित और प्रवर्तित। संघीय शासन तथा संसदीय शासन प्रणाली। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख, वास्तविक प्रमुख चांसलर। द्विसदनात्मक बुंदेस्त्रात और
बुंदेशटाग उच्च सदन और ये निम्न सदन। फ्रांस का संविधान देखिए 1958 में पंचम गणराज्य तथा एकात्मक संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मिश्रण। द्विसदनात्मक है। निम्न सदन को नेशनल असेंबली कहा जाता है और उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। राष्ट्रपति राज्य एवं शासन दोनों का प्रमुख होता है। दक्षिण अफ्रीका संविधान देखिए 1997 में नया संविधान लागू हुआ। एकात्मक शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति शासन और राज्य दोनों का अध्यक्ष होता है। द्विसदनीय यहाँ भी है। निम्न सदन जो है नेशनल असेंबली कहलाता है और उच्च सदन नेशनल काउंसिल कहलाता है। चीन का संविधान 1982 में चौथा संविधान लागू। संसद एक सदनीय है। यहाँ चीन की संसद एक सदनीय है। नेशनल पीपुल कांग्रेस विधायिका ही सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है। एकात्मक शासन प्रणाली है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, राज्य का नहीं। कनाडा का संविधान देखिए संघीय शासन, शासन का प्रमुख गवर्नर ब्रिटिश महारानी द्वारा नियुक्त होता है। शक्तियों का वितरण 4 सूचियों में है। द्विसदनीय व्यवस्था है। निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स कहलाता है, उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। प्रांतों का प्रमुख डिप्टी गवर्नर होता है। संसद की प्रमुख समितियां, वित्तीय समितियां देखें कौन कौन सी है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। लोक लेखा समिति में सदस्य संख्या जो है 22 होता है। लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य। सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। इनका कार्य क्या है, विभिन्न मंत्रालयों के व्यय तथा सीएजी के प्रतिवेदन पर जांच करना। प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं जो सभी केवल लोकसभा से ही होते हैं। इनका भी चयन जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। और इनका कार्य क्या है, धन प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप व्यय की जांच करना। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति के समान। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। इनका भी चयन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत के आधार पर किया जाता है। इनका कार्य क्या है, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लेखा एवं प्रतिवेदनों की समीक्षा तथा समीक्षा करना। सदन की समितियां देखिए कौन कौन से। कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, गैर संसद सदस्यों से निर्मित विधेयक तथा संकल्प समिति। कार्य मंत्रणा समिति देखिए सदस्य संख्या कितनी होती है। लोकसभा में अध्यक्ष सहित 15 तथा राज्यसभा में सभापति सहित 11 सदस्य होते हैं। और देखिए इसका निर्वाचन सदस्यों का कैसे होता है। लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा सभापति अपने अपने सदनों में इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कार्य क्या है, विधेयकों तथा विषयों के लिए सदन की कार्यवाही का समय निर्धारित करना। नियम समिति देखिए लोकसभा की समिति में 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के नियम समिति में 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है। कार्य क्या है, संसदीय कार्यवाही तथा नामित लोकसभा अध्यक्ष की प्रक्रिया पर विचार करना। गैर संसद सदस्यों से निर्मित विधेयक एवं संकल्प समिति 15 सदस्यों की समिति होती है। उपाध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है इस समिति का। इसका कार्य है सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक की जांच करना और गैर सरकारी विधेयकों का वर्गीकरण एवं समय का निर्धारण करना। जांच समितियां देखिए संसद की 2 समितियां हैं, याचिका समिति और विशेषाधिकार समिति। याचिका समिति में 25 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इसका जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित होते हैं ये सभी। और इसका कार्य क्या है, सभी याचिकाओं का परीक्षण करना जो लोकसभा में प्रस्तावित होने के बाद उसे सौंपी जाती है तथा याचिकाओं में की गई प्रमुख शिकायतों के संबंध में अपना प्रतिवेदन देना। विशेषाधिकार समिति में देखिए 25 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 10। और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं सभी सदस्य की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त। इसका कार्य क्या है, संसद के किसी सदस्य या अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना। संवीक्षण समितियां देखिए सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, कानून समिति। सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होती है। कार्य क्या है, सरकार या मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले आश्वासन पूरे किए गए अथवा नहीं इस बात की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, इसमें भी 15 सदस्य होते हैं जो सभी लोकसभा के होते हैं। इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।
कार्य क्या है? संविधान द्वारा प्रदत्त विनियमों, नियमों तथा उपनियमों और प्रदत्त शक्तियों का प्राधिकारियों द्वारा उचित प्रयोग की जांच करना। कानून समिति में भी 15 सदस्य होते हैं, जो कि सभी लोकसभा से होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। सरकार द्वारा बनाए जा रहे नियमों तथा अधिनियमों की जांच करना इस समिति का कार्य है। सेवा समिति देखिए, सामान्य प्रयोजन समिति, इसमें 20 सदस्य होते हैं, जो सभी लोकसभा के ही होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है इसका। सदन की कार्यप्रणाली के संगठन और सुधार से संबंधित विषयों पर परामर्श देना इसका प्रमुख कार्य है। भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रथम क्या है? प्रथम देखिए, विभिन्न डाटा। भारत में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा, प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल, प्रथम मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया, हीरालाल जे कानिया, प्रथम लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यवाहक V.S. रामादेवी, प्रथम महिला लोकसभा सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव 2017 में 30 नवंबर 2017 को, प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल सर राय बूचर 1 जनवरी 48 से 14 जनवरी 49 तक, प्रथम नेता विपक्ष राम सुभग सिंह, प्रथम महिला IAS अधिकारी अन्ना जॉर्ज, प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी, प्रथम महिला वकील कार्नेलिया सोराबाजी, प्रथम महिला जिला जज अन्ना चंडी, प्रथम महिला उच्च न्यायालय जज अन्ना चंडी, सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश प्रथम फातिमा बीवी। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार केरल में बनी 1956 में। 8वीं अनुसूची में उल्लिखित प्रथम भाषा असमिया, अल्फाबेटिकली होता है इसलिए असमिया प्रथम है। मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता YV चौहान कांग्रेस के। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को बनी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 को बनी। प्रथम थल सेनाध्यक्ष जनरल महाराज राजेंद्र जी, प्रथम वायुसेनाध्यक्ष एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट, प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री षणमुखम चेट्टी, प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता राधाकृष्णन 1954 में, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, राज्यपाल मुख्यमंत्री दोनों उत्तर प्रदेश से रहे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर, संविधान परिवर्तन के बाद बना प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, भारत का प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह, प्रथम नीति आयोग अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। विभिन्न पदों हेतु मानक निर्धारण देखिए, विभिन्न पद हैं, कार्यकाल, अधिकतम आयु, नियुक्ति किसके द्वारा, पदच्युत किसके द्वारा। तो जितने भी ये हैं देख लीजिए, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा रही है और सभी को हटाया भी जा रहा है राष्ट्रपति द्वारा ही। कौन कौन से पदाधिकारी हैं? CAG मुख्य चुनाव आयुक्त, UPSC के अध्यक्ष, JPSC के अध्यक्ष, स्टेट PCS के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सभी की नियुक्ति इन सभी की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति और राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। कार्यकाल देखिए इन सब का, न्यायाधीश को छोड़कर बाकी सबका कार्यकाल जो है 6 वर्ष तक सीमित है। अधिकतम आयु देखिए, CAG 65 वर्ष है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उसके अतिरिक्त चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, CAG, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, इन सबका 65 वर्ष है। बाकी इनका ज्वाइंट लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के और उच्च न्यायालय इनका 62 वर्ष है। केंद्रीय आयोग, केंद्रीय निकाय और संबंधित मंत्रालय, कौन सा आयोग या निकाय जो है किस मंत्रालय से संबंधित है? केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक मंत्रालय, वित्त आयोग वित्त मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग कार्मिक मंत्रालय, अंतर्राज्यीय परिषद
गृह मंत्रालय। कर्मचारी चयन आयोग कार्मिक मंत्रालय। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अनुसूचित जनजाति आयोग जनजाति मामलों का मंत्रालय। केंद्रीय सतर्कता आयोग कार्मिक मंत्रालय। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ये भी कार्मिक मंत्रालय। क्षेत्रीय परिषद रीजन काउंसिल गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी ये भी गृह मंत्रालय। भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। बाल अधिकार के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है। इसके पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। विकलांग के लिए केंद्रीय आयुक्त ये भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। केंद्रीय समाज एवं कल्याण बोर्ड महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय महिला आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। वस्तु एवं सेवा कर परिषद वित्त मंत्रालय के अधीन। लोकपाल कार्मिक मंत्रालय। राष्ट्रीय अन्वेषण अभियान गृह मंत्रालय। CAG AG ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी विधि एवं न्याय मंत्रालय। सॉलिसिटर जनरल विधि एवं न्याय मंत्रालय। विधि आयोग भारत का विधि आयोग भारत का निर्वाचन आयोग परिसीमन आयोग ये सभी विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन।